तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के द्वारा दिया गया सैंपल पेपर। तो शुरुआत करते हैं और सभी जानते हैं कि सॉल्व ये सैंपल पेपर सभी को करके जाना ही जाना है। तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। वो कह रहा है इंटीग्रेट कर दीजिए log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। और यहां पर तो मुझे एक ही चीज नजर आ रही है कि भाई log x को t मान लो, आपका काम बेहद आसान होने वाला है, बेहद आसान होने वाला है। जरा सुनिएगा, देखिए जैसे आपने यहां पर log x को t माना, हर बच्चा इस बात को जानता है कि अगर log x को t माना है तो मैं x को e की पावर t लिख सकता हूं, x को मैं लिख सकता हूं e की पावर t। और यहां से डिफरेंशिएट करने के बाद, यहां से डिफरेंशिएट करने के बाद dx बाई dt आ जाएगा, e की पावर t का डेरिवेटिव तो e की पावर t रहेगा, और इसके नीचे आने वाला dt वो इधर चला जाएगा, तो dx आ जाएगा et dt। अब आपने जो लेट किया है जरा उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो आई आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log x को t मान चुका हूं, नीचे 1 प्लस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, और dx की जगह आ जाएगा et dt। अब यहां पर आप एक चीज समझिए, आप लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ाते वक्त हमने एक बात बताई थी कि अगर आपको इंटीग्रेशन करने को आए e की पावर x और मल्टीप्लाई में एक ब्रैकेट हो और उस ब्रैकेट में fx भी हो और f डैश x भी हो और दोनों आपस में जुड़े हुए हों, यानी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसका डायरेक्टली आप आंसर दे दिया करते थे और वो आंसर है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। और इसी बात को तरोताजा करते हुए मैं यहां पर जो है वो यूज करना चाहूंगा। तो आप ध्यान से देखें, ये e की पावर t लिखा हुआ है, इसे तो मैंने अलग लिख दिया। अब अंदर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है t, और t को मैंने लिख दिया t प्लस 1 और लिख दिया मैंने माइनस 1, और ये मैंने इसे ये देखते हुए लिखा है, न्यूमरेटर को t प्लस 1 और माइनस 1 मैंने डिनोमिनेटर देखते हुए लिखा है, और नीचे आएगा t प्लस 1 या 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, जैसा आपका विश इच्छा, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। और अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो आप इस बात को देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, t प्लस 1 से t प्लस 1 कट जाएगा। ये पड़ा है 1 अपॉन चीज का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन चीज का होल स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं प्लस ऑफ माइनस, इसे आप लिख सकते हैं प्लस ऑफ माइनस, ऐसे करके 1 अपॉन चीज का डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन चीज का होल स्क्वायर, और e की पावर t के अंदर आ रहा है एफ टी और एफ डैश टी। तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। क्या आ जाएगा ई टी, और वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप उसे बोर्ड एग्जाम में यूज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा ई टी इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी, ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। और आप भली बात ही जानते हैं कि e की पावर t को ही आप क्या कहते हैं, e की पावर t को ही आप क्या कहते हैं, x कहते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस log x प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आया होगा। यही वीडियो को रोकिएगा और इसे खुद से सॉल्व करिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन का ही है, और ये कहता है कि इंटीग्रेट करिए sin 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 9 माइनस कॉस की पावर 4x। देखिए इस बात को लिखते वक्त ही मुझे समझ में आ गया कि भाई cos स्क्वायर x को t मान लो, तो cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव जो आएगा वो 2 भी आएगा, cos x भी आएगा और sin x भी आएगा नेगेटिव का, तो वो कुल मिला के sin 2x बनेगा। तो cos स्क्वायर x को t माना जा सकता है बड़ी आसानी से। तो यहां पर मैंने cos स्क्वायर x को t माना, और आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैंने cos स्क्वायर x को t माना, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव हो गया 2 हो गया, cos x हो गया, cos x का हो गया माइनस sin x, और x का हो गया dx बाई dt, और t dt उधर चला गया और t का 1 हो गया। किसी की भी रिस्पेक्ट में आप कर सकते हो, आप x की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x का 1 हो जाएगा और t का dt बाई dx हो जाएगा, किसी की भी रिस्पेक्ट में कर लो। तो ये हो जाएगा माइनस 2 sin 2x माइनस sin 2x, 2 sin x cos x हो जाएगा sin 2x, और dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से i हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, तो ऊपर यूं ही बना रहेगा, इंटीग्रेशन के अंदर 9 को लिखूंगा 3 का स्क्वायर, और cos की पावर 4x है, cos स्क्वायर का स्क्वायर, और cos स्क्वायर t है तो ये t का स्क्वायर है, ये t का स्क्वायर है, और dx की जगह आएगा माइनस, एक माइनस यहां लगा दिया, dt ओवर sin 2x, sin 2x और आ रहा है भाई, तो ये sin 2x जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो i इज इक्वल टू, एक तो नेगेटिव जो ऊपर वाला वो बाहर बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन 1/3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा साइन इनवर्स टी बाई 3। कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स टी बाई 3 प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन हो चुका है, और टी की वैल्यू आपको वापस रखनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स के अंदर टी बोले तो कितना? कॉस स्क्वायर एक्स बाय 3 प्लस सी। ये आपका डिजायर्ड आंसर हो जाएगा। देखा और दिखा कि कॉस स्क्वायर एक्स को टी मान सकते हैं, और काम खत्म। अगले सवाल की तरफ बढ़ते। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये बताइए, राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री। आप ऑर्डर निकालिए, आप डिग्री निकालिए, उन दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद जो सम आए हमें बता दीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन कहां है? वो रही, तो वो लिखा है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है भाई। डी वाई बाई डी एक्स होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये ऐसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, यानी ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। अच्छा, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन इसकी पावर 1 है। ये सेकंड ऑर्डर तो है, लेकिन इसकी पावर कितनी दी हुई है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? ओवरऑल 3 हो जाएगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा? 3। यहां पर सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री विल बी इक्वल टू 3। बढ़ते आगे, अगला सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दे आर यूनिट वेक्टर्स। रीजन बीइंग, उसने पहले से कैप लगा के दे दिया। ए कैप एंड बी कैप आर दी यूनिट वेक्टर्स। कैप लगी है तो उसे तवज्जो मिली है, इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर तो रहा होगा। तो ये प्रूव कर दीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा बाई 2 है। देखिए, जब जब मॉड्यूलस लगा मिलेगा तब तब आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि आप मॉड्यूलस का स्क्वायर जरूर करें। जरा सुनिए, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लो। और आप सभी इस बात को जानते हैं कि अगर आप सेम का डॉट सेम के साथ करते हैं, देखो पहले तो आप ये समझो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। लेकिन सेम डॉट सेम क्या हो जाएगा? ए डॉट ए क्या हो जाएगा? ए डॉट ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये लिखा हुआ है कॉस थीटा। थीटा तो 0 हो गया ना, सेम का डॉट सेम से हुआ, तो कॉस थीटा कॉस 0 कितना हो गया? 1। तो पहले तो आप ये समझो कि किसी चीज के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है सेम डॉट सेम। किसी चीज के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है वही चीज का डॉट वही चीज। तो बेटा मैं यही कह रहा हूं कि ये अगर लिखा हुआ है इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो वो लिखा हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ। डॉट प्रोडक्ट जो है वो वैसे ही होगा जैसे सिंपल मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। और अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ए डॉट ए होगा तो सेम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, बी डॉट बी होगा तो सेम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, और ए डॉट बी डॉट ए सेम होता है तो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, और 1 1 2 आ रहा है, तो ये आ रहा है 2 + 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को खोल के लिख सकता हूं, हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा cos थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है, ये भी 1 है, ये हो जाएगा 2 + 2 cos थीटा, 2 टाइम्स 1 + cos थीटा, और 1 + cos थीटा को लिख सकता हूं 2। ये 2 छोड़ दो, 1 + cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें से रूट अगर आप, इसके मैग्नीट्यूड था ना, लेकिन हमने तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लिया था, तो रूट करना पड़ेगा, तो इसका रूट करोगे तो आ जाएगा 4 का रूट 2 आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा बाई 2 हो जाएगा 2 cos थीटा बाई 2, वेयर थीटा इज दी एंगल बिटवीन देम। हो गया काम। सेम के मैग्नीट्यूड की अगर बात हो तो सेम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, वो बराबर होगा सेम डॉट सेम के, और आपका काम हमेशा इस तरीके से होगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो एक लाइन दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा लाइन की इक्वेशन, लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, और z - z1 अपॉन c। और यहां पर a b c उसके डायरेक्शन रेशियोज है, और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे मिलेंगे? वो LMN होते हैं। वो मिलेगा a अपॉन √a² + b² + c²।
वो मिलेगा b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरीके से मिलते हैं, ये मिलेगा c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाओ, स्टैंडर्ड में नहीं है, 3 माइनस एक्स नहीं, x माइनस 3 होना चाहिए। तो पहले तो इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखो। जब आप इसे स्टैंडर्ड में लिखोगे तो ये लिखी जाएगी x माइनस 3, ऊपर से नेगेटिव कॉमन लिया तो नीचे 1 बचेगा, ऊपर से 2 कॉमन लिया तो ये बचेगा y माइनस 1 अपॉन में 1 बचेगा, और बचेगा z बाय 4, z माइनस 0 बाय 4 भी हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, a आ रहा है 1, b आ रहा है 1 और c आ रहा है 4। तो यहाँ पर l m n जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 अपॉन रूट 18, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 18 और ये हो जाएगा 4 अपॉन रूट 18। हाँ ये बात अलग है कि 1 अपॉन रूट 18 को आप 3 रूट 2 भी लिख सकते हैं, और इसे आप 1 अपॉन 3 रूट 2 भी लिख सकते हैं, और इसे आप 4 अपॉन 3 रूट 2 भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है, इतना आप कर सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज पता हो तो डायरेक्शन कोसाइंस पता करने का एक सरल और आसान तरीका आपके सामने है। बढ़ते हैं अगले सवाल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बैग में एक लाल गेंद है और 3 सफेद है। भाई एक छोटा सा बैग है आपके पास, उसकी बैग के अंदर आपको एक रेड बॉल दी हुई है और 3 जो है वो व्हाइट बॉल दी हुई है। तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स का। तो आप इस बात को समझिए कि यहां पर रैंडम वेरिएबल जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ रेड बॉल्स। अब आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि आपके पास नंबर रेड बॉल्स हैं कितनी। भाई आपके पास जो रेड बॉल्स है वो है कितनी, आपके पास एक ही रेड बॉल है। तो यहां पर जो x हो जाएगा वो बड़ा स्वाभाविक है, x क्या है, रैंडम वेरिएबल, वो क्या है, लाल गेंद का लाल होना। अब या तो वो ये कह रहा है if 2 balls are drawn from the bag 1 by 1 without replacement, एक बैग है, एक लाल और 3 सफेद गेंदें हैं, एक लाल और 3 सफेद गेंदें हैं, और मैंने 2 गेंदें निकाली हैं बैक टू बैक। तो लाल गेंद आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। तो जब मैंने 2 गेंदें निकाली हैं तो हो सकता है एक भी लाल ना हो, और हो सकता है एक लाल हो। सर 2 गेंदें निकालो तो दोनों भी तो लाल हो सकती हैं, दोनों लाल होने के लिए 2 लाल होनी भी तो चाहिए, वहां पर एक ही लाल है मैक्सिमम। इसलिए जब एक भी लाल नहीं रही होगी तो दोनों की दोनों कैसे निकली होंगी, सफेद निकली होंगी। उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, दोनों सफेद निकली होंगी। पहली सफेद निकले 3/4, अब जो उठाई है वो वापस नहीं रखी है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो जो उठाई वो जेब में रख दी। अब बची व्हाइट 2, तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। या फिर आप इसे 3c2 अपॉन 4c2 भी लिख सकते थे, 3 में से 2 उठाना और 4 में से 2 उठाना, एक ही बात है। जब आपने एक लाल उठाई तो आप, मेरी नजर में तो आप कॉम्बिनेशन लगाया करें, नहीं तो केसेस बनेंगे। एक लाल उठाई तो लड़ाई इस बात पर हो जाएगी पहली लाल की पहली सफेद, तो यहां पर केसेस बनेंगे। तो अगर आप केसेस को अवॉइड करना चाहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट में, तो कॉम्बिनेशन लगा लिया करें। खैर एक सफेद हो तो एक, माफ कीजिएगा, एक लाल हो, एक लाल हो तो एक लाल हो, पहली लाल हो या पहली सफेद हो। जब पहली लाल होगी तो 1/4, जब पहली लाल होगी तो दूसरी सफेद रही होगी 3/3/3/3, या फिर पहली सफेद आई होगी 3/4 इंटू दूसरी जो है वो लाल रही होगी 1/3। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी बचेगा 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2। और अगर आपको देखना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही है कि नहीं है, तो ओवरऑल सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1। तो यहां पर भी 1/4 1/4 हाफ आ रहा है, यहां भी हाफ आ रहा है, तो सम 1 आ रहा है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एकदम करेक्ट बनी हुई है। इसके अलावा तो उसने कुछ पूछा ही नहीं है, बना दिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं। भाई वो कह रहा है कि 2 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए हैं रैंडमली 52 कार्ड्स में से 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, जो उठाया वापस नहीं रखा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट रेड कार्ड एंड सेकंड कार्ड जैक। देखिए पहला तो रेड आ जाए और दूसरा जैक आए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला जैक आ जाए, और जब पहला जैक आएगा तो दूसरा आएगा, तो उस बात पर वो डिपेंडेंट हो रहा है 2 सेकंड वाला। दोबारा सुनो, उसने कहा है पहला पत्ता लाल निकलना चाहिए। अब लाल पत्तों में से 2 तो लाल जैक भी हैं,
और 24 पत्ते ऐसे हैं जो नॉन जैक है, लाल हैं लेकिन 2 लाल जैक वाले भी हैं और 24 नॉन जैक वाले भी हैं। तो कह रहा पहला पत्ता लाल उठे। अब लाल में हो सकता है वो जैक वाला लाल उठ जाए, मगर एक लाल जैक तुम्हारे हाथ में आ गया तो अब वहां डिपेंडेंसी हो रही है ना। अब 2 जैक जो उठेंगे वो रिमेनिंग जैक्स में से उठेंगे। अब वो कितने बचे हैं? वो 3 बचे हुए हैं। लेकिन आपने लाल उठाया लेकिन लाल में भी नॉन जैक उठ गया, तो अभी आपके पास 4 जैक बचे हुए हैं। तो आप 4 में से कोई एक मांग सकते हैं। तो कह रहा पहला पत्ता लाल उठेगा। अब लाल में से जैक वाला उठेगा या नहीं उठेगा ये देखने वाली बात रहेगी। तो यहां भी केसेस बनेंगे। तो अगर पहला पत्ता जो लाल उठा वो उठा जिसमें लाल जैक थे, तो इन दो में से एक उठा तो 2c1 अपॉन 52c1 में से उठ गया। और दूसरा जैक उठेगा, ऑलरेडी एक जैक उठ चुका है, तो जैक टोटल कितने बचे हुए हैं? 3 और पत्ते कितने बचे हुए? 51, तो आएगा 3c1 अपॉन 51c1। मैं दोबारा बोलता हूं, नीचे तो आता है टोटल, तो एक ही पत्ता आपने अभी तक उठाया तो नीचे तो 51 आएगा। लेकिन आपकी फेवरेबल क्या है? जब आप ऑलरेडी एक जैक उठा चुके हैं तो 3 जैक बचे हुए हैं, तो आपके फेवरेबल तो 3 बचे ना, क्योंकि दूसरा पत्ता तो आपको जैक उठाना है। तो फेवरेबल में से एक पत्ता उठाना है, तो 3c1 इसलिए आया, और टोटल में से एक उठा रहा है तो 51c1 आया। 52 इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने उठा के वापस रखा नहीं था। या तो ऐसा होगा, या यानी मतलब प्लस दूसरा केस क्या होगा, जो पहला पत्ता आप उठाओ वो लाल तो हो लेकिन उसमें जैक ना हो। तो ऐसे 24 पत्ते हैं लाल आपके, तो 24 में से एक उठ गया होगा 24c1 अपॉन 52c1, ऐसा होगा। और दूसरा पत्ता अब जैक उठ जाए, तो अब जैक तो चारों जिंदा है ना, क्योंकि पहले में तो जैक उठा ही नहीं। अब चारों जिंदा है तो 4 में से कोई एक पत्ता उठना 4c1, और आपके पास 51 पत्ते बचे हुए हैं 51c1, ऐसा आ जाएगा। तो इसके अलावा और कोई केस बनेगा ही नहीं। उसने ये कहा है कि पहला लाल उठे दूसरा जैक उठे, तो चीजें इज रिवॉल्विंग अराउंड जैक। और पहला लाल उठे तो लाल में भी तो जैक है ना, तो इसलिए हमें यहां पर 2 केसेस बनाने पड़े। खैर ये हो जाएगा, ये सिंपल लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 अपॉन 52 51, और उसका भी एलसीएम सेम ही है तो इसे ऐसे ही जोड़ लो। तो ये कितना हो जाएगा? 24 16 96। तो ये कितना हो रहा है? 96। ये कितना हो रहा है? 102 अपॉन 52 51। तो 51 से जा रहा है 2 बार, 2 से जा रहा है 26 बार, तो 1/26, 1/26, 1/26 आपका जवाब आ जाएगा। तो बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एकदम सिंपल सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, और देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए सवाल ये कह रहा है, इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए देख के पता लग रहा है पार्शियल का है, पार्शियल का है, देख के पता लग रहा है नीचे एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है, और 1 मिनट में हम इसे कर सकते हैं। तो अंदर वाली चीज को बाहर निकालो और अच्छा लिख लो। तो अंदर वाली चीज है x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, या x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लो। लीनियर फैक्टर पहले लिख लो, ये हो जाएगा लीनियर फैक्टर अपॉन ए प्लस क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी एक्स प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। और जब आप एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 बराबर आ जाएगा a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो ये x प्लस 1 बराबर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर कोफिशिएंट राइट में तो आ रहा है a प्लस बी, और एक्स स्क्वायर का कोई भी, मैं कंपेयर करना शुरू कर दिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या तो a प्लस बी है, लेफ्ट में है ही नहीं तो 0 है। ठीक है, एक बात ये पता लग गई। x का कोफिशिएंट लेफ्ट में 1 है, राइट में x का कोफिशिएंट c है, पता लग गया। और कांस्टेंट a 1 है, ये पता लग गया क्योंकि राइट में कांस्टेंट सिर्फ a है, लेफ्ट में कांस्टेंट सिर्फ 1 है। और a b एक दूसरे के नेगेटिव आएंगे तो b माइनस 1 आ जाएगा। तो a 1 आ गया, b माइनस 1 आ गया, c 1 आ गया, उठा के वैल्यूज को डाल दो। तो आपको इंटीग्रेट करना है इसको, इसको मतलब इसे इंटीग्रेट करना है। तो आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा a अपॉन एक्स, ए आपका 1 तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, प्लस अब आएगा बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी में b नेगेटिव है तो c प्लस बी एक्स लिखो, पहले c लिखो, c ये रहा 1 प्लस बी एक्स, तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स के नीचे कौन आएगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, dx आएगा। इस चीज को
अंदर की चीज को अच्छा लिख दिया बाय यूजिंग पार्शियल, ऐसी बन गई। अब तो बहुत आसान हो गया काम। तो ये हो गया 1/x प्लस 1, और ये हो गया -x/x² प्लस 1। इन तीनों का इंटीग्रेशन ना अलग अलग कर लो। चलो इन दोनों का सेम रहने दो dx के साथ, और इसका अलग कर लो dx के साथ। 2 ले लो और 2 दे दो। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया, 1/x² प्लस 1 का tan इनवर्स x हो गया, -1/2 बाहर है। अब इस वाली चीज को जरा घूर घूर के देखो, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो x² प्लस 1 को t माना तो ऊपर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ x² प्लस 1। ये हो जाएगा log ऑफ x² प्लस 1 प्लस c, और ये आपका डिजायर्ड आंसर हो जाएगा। ये डिजायर्ड आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल ये कह रहा है पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालिएगा भाई। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल देंगे, बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, जरा सुनिए। तो हमें ये क्वाड्रेटिक दी हुई है, ये आपको दिख रहा है, ये लीनियर क्वाड्रेटिक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी इस वाली फॉर्म की है, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म की है। और यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि p आपका जो है वो y की बगल वाला cot x है, और q जो है वो 2/1 प्लस साइन x है। बेटा ये साफ साफ आपको नजर आ रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो, तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो आएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी cot x dx। और सब जानते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x। cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। ई लॉग आपस में कट जाएंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका निकल के आ रहा है साइन एक्स, जो आपको बहुत पहले दिख जाना चाहिए था, दिख गया था तो आई रियली अप्रिशिएट। तो ऐसा आ गया। अब आप इसका सोल्यूशन शुरू करें, तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो आपका जवाब होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q बोले तो 2/1 प्लस साइन एक्स, 2/1 प्लस साइन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोले तो इंटू साइन एक्स, तो ऊपर 2 साइन एक्स हो जाएगा dx, ऐसा हो जाएगा प्लस सी, ऐसा हो जाए। तो राइट साइड में आप 2 कॉमन लेके +1 और -1 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा y sin x। 2 आपने कॉमन ले लिया तो +1 -1 करेंगे, जब +1 करेंगे तो पूरा कट जाएगा, और जब -1 करेंगे तो -1 के नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स dx प्लस सी। देखिए इसे इंटीग्रेट करने के दो तरीके हैं, तो कॉस में कन्वर्ट कर लो या इसे रैशनलाइज कर लो। मुझे तो रैशनलाइज करना पसंद है, बट कोई नहीं, आज हम बिना पसंद के काम कर रहे हैं, इसे कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं इसे रैशनलाइज करना पसंद करता, लेकिन कोई नहीं। ये हो जाएगा y sin x इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/1 प्लस साइन x को लिखा जा सकता है cos ऑफ 90 माइनस x dx प्लस सी। थोड़ा सा तसल्ली बनाइएगा और देखते रहिएगा। तो y sin x आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1, वैसे 2x लिख ही देते हैं ना, कहां तक खींचेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 2/, ये वाला 2 चला गया अंदर, 2/1 प्लस कॉस चीज क्या होती है 1 प्लस कॉस चीज क्या होती है 2 कॉस स्क्वायर चीज बाई 2, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस x/2, ऐसा हो जाएगा। dx आ जाएगा प्लस का c आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो y sin x बराबर आ जाएगा 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2 dx प्लस सी। और हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि सेक स्क्वायर चीज का जो इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर चीज का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan चीज। ये हो जाएगा tan के अंदर π/4 माइनस x/2 अपॉन उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव और आएगा, इसके अंदर की चीज जो है वो उसका वो ये है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1/2, तो -1 तो +1 आएगा, और 1/1/2 का 2 पर आ जाएगा, तो ये ऐसा आपको नजर आएगा, और प्लस में क्या नजर आएगा c नजर आएगा। मैं दोबारा बोल देता हूं एक बार, अगर आपसे कोई बात स्किप हो गई है तो बोल रहा हूं। माइनस तो ठीक था, बाहर था, ग्रीन में दिख रहा होगा। सेक स्क्वायर चीज का इंटीग्रेशन होता है tan चीज डिवाइडेड बाय उसके अंदर की जो लीनियर है उसका डेरिवेटिव भी आएगा, x का कोफिशिएंट नीचे आएगा, तो अपॉन में आएगा -1/2, -1/2, तो ये -2 और आ जाएगा, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा।
अब उसने बाउंड्री कंडीशंस भी दी हुई हैं। उसने कहा है जब y 0 है तो x π/4 है। जब y 0 है, जब y 0 रहा होगा तो x जो है वो π/4 रहा होगा। तो y 0 रहा होगा तो 0 हो गया। अब x π/4 रहा होगा तो π/4 इंटू 2 तो π/2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 tan, tan के अंदर π/4 डालते हैं तो π/4 माइनस π/8 तो बचेगा π/8, तो ये हो जाएगा tan π/8। और ये c की वैल्यू आ जाएगी, तो c को उधर ले गया तो ये माइनस टाइम्स c की वैल्यू आ जाएगी, माइनस टाइम्स। उठा के c की जगह रख दो इसे, तो आपका आंसर आ गया y sin x इज इक्वल टू 2x प्लस 2 tan, और tan के अंदर आ रहा है π/4 माइनस x/2, π/4 माइनस x/2 प्लस सी, और प्लस सी आ रहा है माइनस π/2 प्लस 2 tan π/8। ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको जो है वो समझ में आया होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां से आप रैशनलाइज भी कर सकते थे, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। आंसर में कोई ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। बाउंड्री कंडीशन से आंसर जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जनरल सॉल्यूशन बताइए। देखिए जनरल सॉल्यूशन में और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेगा तो वो बाउंड्री कंडीशंस यानी एक्स और वाई की एग्जैक्ट वैल्यूज देगा टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी देयर। बट जनरल सॉल्यूशन में सी की टर्म्स में आएगा। तो देखते हैं, ये y बाई एक्स बता रहा है ये होमोजीनियस है, वो y बाई एक्स बता रहा है वो होमोजीनियस, और y बाई एक्स को v यानी y को vx माना जाएगा। इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए। ये लिखा हुआ है x dy बाई dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स साइन y बाई एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। यहां से आप y को vx मान लें, y को vx मानेंगे और आप देख सकते हैं होमोजीनियस है, 1/1 है, 1 1 डिवाइड बाय 1 0 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू x dv बाई dx प्लस v। उठा के रखिए जरा, तो बाहर x है, dy बाई dx की जगह आप रख सकते हैं क्या, x dv बाई dx प्लस v। सामने आ जाएगा y और y को माना है vx, तो ये आ जाएगा vx माइनस x साइन, और साइन के अंदर आ जाएगा v क्योंकि y बाई x को माना है v। और आप बड़े आराम से इस बात को देख पा रहे होंगे, ये x और ये x आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा x बचेगा, dv बाई dx बचेगा, प्लस का v बचेगा, और सामने v माइनस साइन v बचेगा। और मजे की बात ये कि आप ये भी देख पा रहे होंगे ये वाला v और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा ये तो बहुत ही आसान काम हो गया, ये तो बहुत ही इजी सवाल बन गया। तो यहां से बन गया x dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस का साइन v। अब कर क्या सकते हैं जरा सुनिएगा भाई, ये तो वेरिएबल सेपरेबल बन गए, dv के पास साइन v को ले जाओ, ये हो गया dv अपॉन साइन v इज इक्वल टू माइनस बचा हुआ है dx अपॉन x आ गया। अच्छा तो ये हो जाएगा कॉसेक v, कॉसेक v dv इज इक्वल टू माइनस 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग x, और प्लस c नहीं लिखेंगे लॉग c लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी लॉग है, ये भी लॉग है, ये भी लॉग है, क्योंकि कॉसेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉसेक v माइनस कॉट v। ये हो जाएगा लॉग कॉसेक v माइनस कॉट v, माइनस लॉग x भी राइट में आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस लॉग x इज इक्वल टू लॉग c, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा लॉग a प्लस लॉग b, हो जाएगा लॉग ab, तो लॉग के अंदर आ जाएगा x इंटू कॉसेक y बाई एक्स माइनस कॉट y बाई एक्स ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू लॉग c। कंपेयर करने से c की वैल्यू बराबर आ रही है x टाइम्स कॉसेक y बाई एक्स माइनस कॉट y बाई एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। लेकिन x और y की वैल्यूज भी पता हो तो उसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बस बात इतनी सी है। ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है a डॉट बी ए डॉट सी के बराबर है और a 0 नहीं है, और a क्रॉस b a क्रॉस c के बराबर है। देखिए अगर a डॉट बी ए डॉट सी के बराबर है तो a डॉट बी माइनस a डॉट सी 0 के बराबर है। a कॉमन लेने पर a डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर 0 के बराबर है। अब दो का डॉट नल वेक्टर कब होगा, जब कोई एक नल हो, तो a तो नल हो नहीं सकता, तो या तो
या तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर को नल वेक्टर होना पड़ेगा, या फिर यहां से दूसरी बात हमें ये पता लग रही है कि अगर दोनों का डॉट जीरो है तो ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के। अब यहां से दो ही बातें पता लग रही हैं। दो लोगों का डॉट जीरो कब होगा? जब या तो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो, तो एक बात ये रही, या फिर कोई एक जीरो हो, तो ए तो जीरो नहीं हो सकता, तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर जीरो। दो कंक्लूजन यहां से निकले। अच्छा, सेम मैनर में वो ये कह रहा है कि ए वेक्टर का क्रॉस बी वेक्टर के साथ बराबर दिया हुआ है ए वेक्टर का क्रॉस सी वेक्टर के साथ। तो हम इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर का क्रॉस बी वेक्टर के साथ माइनस ए वेक्टर का क्रॉस सी वेक्टर के साथ इज इक्वल टू नल वेक्टर। हम इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर का क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब दो वेक्टर्स का क्रॉस जीरो होगा, कब संभव है? जब कोई एक जीरो हो, तो एक में ए वेक्टर तो जीरो हो नहीं सकता, या तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर जीरो होगा, या फिर दूसरी बात ये हुई कि दो वेक्टर्स का क्रॉस जीरो कब होगा? जब वो दोनों पैरेलल वेक्टर्स हो। जब दोनों पैरेलल हो तो या फिर यहां से ये पता लग रहा है कि ए वेक्टर पैरेलल है किसके? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के। और आप एक बात देख रहे होंगे कि ये वाली बात झुटला रही है। अभी तो कह रहा था ए वेक्टर परपेंडिकुलर है, अब कह रहा है ए वेक्टर पैरेलल है, तो ये तो संभव नहीं है, तो ये वाली बात तो गलत हो गई है। यहां से सिर्फ बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर वाली बात जो है वो कामयाब है। तो इसका मतलब बी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर होगा, तभी ऐसी कंडीशन आ रही होगी, क्योंकि ए वेक्टर परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो तो ये तो संभव नहीं है। तो यहां पर बी को सी के बराबर होना पड़ेगा, और वही उसने कहा था शो दैट बी इज इक्वल टू सी, तो बता दिया हमने। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो डिपेंड करता है, क्या वो स्क्यू लाइन से, क्या वो पैरेलल लाइन से, इस बात पर डिपेंड करेगा। और ये लाइंस कैसी हैं वो उनका डायरेक्शन वेक्टर बताएगा। 2 1 1 4 2 2 साफ दिख रहा है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 i कैप 2 j कैप 2 k कैप, ये तो पैरेलल है। और पैरेलल के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस के अंदर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ये a1 है, ये b1 है, और b1 नहीं है, ये b है, ये a2 है, और ये भी आपका b है। ठीक है, a2 माइनस a1 का डॉट नहीं, क्रॉस विद b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ऐसा हो जाता है भाई डिस्टेंस। तो पहले तो आपके पास a2 माइनस a1 तैयार होना चाहिए, तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर तैयार कर लो अपना। तो i में से i घटेगा 0, j में से j, तो यह जाएगा 3k कैप। b वेक्टर कौन सा होगा? b वेक्टर ये वाला हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन लोगे तो वो 2t हो जाएगा, 2t कुछ और मान लो, b c d e f g h कुछ भी मान लो, तो कॉमन लेके ये दोनों जो है डायरेक्शन वेक्टर बन जाएंगे। तो b वेक्टर बन रहा है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इन दोनों का क्रॉस भी करना है हमें, तो इनका क्रॉस करके देख लेते हैं। यहाँ आएगा i कैप j कैप k कैप। हम a2 माइनस a1 का क्रॉस करने जा रहे हैं b वेक्टर के साथ, तो a2 माइनस a1 में यहां 0 आएगा, यहां 0 आएगा, यहां 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा i कैप कॉमन लेने पर ये छिपा माइनस का 3, माइनस का j कैप कॉमन लेने पर ये छिपा -6, और k पर तो 0 यार, ये आ जाएगा माइनस का 3i कैप माइनस का प्लस का 6j कैप। तो आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, इन दोनों का क्रॉस आ चुका है, माइनस का 3i कैप प्लस 6j कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। इसी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ b कहाँ है? ये रहा, b का मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है? 4 और 2 6, तो √6 हो रहा है। तो ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड निकालो तो कितना हो जाएगा? रूट के अंदर हो जाएगा 9 प्लस 36 बाय √6, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। इसका भी मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा ना, क्योंकि डिफरेंस वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर, तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी ना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए तो आपको मॉडुलस करना ही पड़ेगा ना। यह जाएगा √45, √45 को लिख सकते हैं 3√5 बाय √6, तो 3√5 √6 जो है वो आपका इतना यूनिट्स जो है वो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी जो है वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट दिस। देखिए प्लेन की इक्वेशन होती है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर।
नॉर्मल पता होना चाहिए और एक पॉइंट जिससे वो पास कर रहा है प्लेन वो पता होना चाहिए। तो ये तो आपको पता लग गया ए वेक्टर। अब आपको प्लेन की सिर्फ डायरेक्शन निकालनी रह गई है, यानी प्लेन का नॉर्मल निकालना रह गया। और बताया गया कि वो जो प्लेन है वो इस लाइन के और इस लाइन के कैसा चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। ये प्लेन है, अब ये प्लेन इन दोनों लाइन के पैरेलल चल रहा है, ये दोनों लाइन जो है वो इस प्लेन के पैरेलल चल रही है। तो इन दोनों का क्रॉस जो है, इन दोनों लाइंस का जो क्रॉस है वो इस प्लेन का कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और लाइन ऐसी है तो लाइंस की डायरेक्शंस देख लो, और डायरेक्शंस जो वेक्टर्स है लाइन के डायरेक्शन वेक्टर्स, उनका क्रॉस कर लो, प्लेन का नॉर्मल मिल जाएगा। तो पहली लाइन का डायरेक्शन तो है, अपने प्लेन का नॉर्मल कैसे मिलेगा, दी गई दोनों लाइंस के डायरेक्शंस का क्रॉस कर लो। तो पहले की डायरेक्शन तो यहां मिलेगी 2 - 3 2, और दूसरी लाइन की डायरेक्शन वहां मिलेगी 1 - 3 1। तो n वेक्टर मिल जाएगा आपको आई कैप, ये छिपा -3 + 6 तो आएगा 3 आई कैप -j कैप, ये छिपा और ये छिपा तो 2 - 2 0 हो जाएगा, प्लस k कैप, और k कैप में ये छिपा और ये छिपा तो हो जाएगा -6 + 3 तो हो जाएगा -3। तो n वेक्टर आपका आ जाएगा 3 आई कैप -3 k कैप, ऐसा आ जाएगा। आपको a वेक्टर भी पता है, ए वेक्टर भी पता है जिससे प्लेन पास कर रहा है, आई कैप + 2 j कैप -k कैप, और आपको नॉर्मल भी पता लग गया 3 आई कैप -3 k कैप। इक्वेशन क्या आ जाएगी, आर वेक्टर डॉट नॉर्मल, नॉर्मल हो जाएगा 3 आई कैप -3 k कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 3 कट जाएगा, इससे 3 कॉमन लेने के बाद तो आर वेक्टर डॉट आई कैप -k कैप बराबर आ जाएगा 2 के। ये तो हुई वेक्टर इक्वेशन, और कार्टेशियन हो जाएगी x - z इज इक्वल टू 2, या कह लो x - z - 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ही जो हैं वो आपकी इक्वेशन से निकल के आ जाएंगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द लाइन दिस। भैया कुछ दिया हुआ है, जरा इसकी बात सुन लेते हैं। ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम पर एक लाइन है x + y = 2, यानी x 0 तो y 2 और y 0 तो x 2। ये बेटा लाइन ऐसी निकल जाएगी। इस तरीके से ये जो है वो लाइन प्लॉट हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा और क्या कह रहा है कि y² x होगा, तो y² x होगा तो वो कुछ तो ऐसा होगा, वो कुछ तो ऐसा होगा, y² x होगा। और x एक्सिस, इन तीनों के बीच में एरिया बाउंडेड बताना। देखिए इन तीनों के बीच में जो एरिया बाउंडेड आ रहा है वो ये वाला एरिया बाउंडेड आ रहा है। अब इस वाले एरिया बाउंडेड को निकालने के लिए आपको ये वाला पॉइंट जरूर निकालना पड़ेगा कि ये पॉइंट x पर कितना है। अच्छा, ये तो आपको पता है 2 है, तो 0 से 2 तक चलना है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट निकालना पड़ेगा x पर कितना है। तो x निकल के आ गया 2 - y, 2 यहाँ से y निकल के आ गया 2 - x, यहाँ रख दो 2 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा 4 + x² - 4x इज इक्वल टू x। तो ये आ जाएगा आपका x² - 5x + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 1 और 4 आ रही है x की वैल्यूज, तो यहाँ पर 1 आया होगा, यहाँ कहीं 4 रहा होगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये पॉइंट 1 है। तो आपका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक। अब 0 से 1 तक जो स्ट्रिप चलेगी वो हाइट लेके चलेगी पैराबोला की। तो स्ट्रिप की जो हाइट है वो पैराबोला की हाइट रहेगी, तो पैराबोला की हाइट हो जाएगी √x dx, प्लस 1 से लेकर 2 तक जो स्ट्रिप चलेगी वो हाइट लेके चलेगी लाइन से, और लाइन का y हो जाएगा 2 - x, हो जाएगा 2 - x dx। तो ये एरिया आपका आ जाएगा, √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3/2 × 2/3, और लिमिट आपकी है 0 से 1 प्लस 2x - x²/2, और लिमिट आपकी है 1 से लेकर 2 तक। तो ये आपका आंसर दे जाएगी भाई, जरा सुनते रहिएगा। तो ये आई आ जाएगा 2/3, 1 डालोगे तो 1 ही आएगा, तो अंदर तो 1 ही आएगा, प्लस 2 डालोगे तो कितना आएगा 4 - 4/2 2 अपर लिमिट माइनस लोअर 1 डालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2 - 1/2, तो 2 - 1/2 कितना हो जाएगा 3/2,
यहां से आई आपका आ जाएगा 2/3 प्लस 2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 7/6। 7/6 स्क्वायर यूनिट जो है वो आपका डिजायर्ड एरिया जो है वो निकल कर आ जाएगा 7/6 स्क्वायर यूनिट। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भाई इंटीग्रेट कर दीजिए -1 से लेकर 2 तक मॉड्यूलस ऑफ एक क्यूबिक दी हुई है आपको और इंटीग्रेट करना है। ये बेहद आसान काम है भाई। मॉड्यूलस के अंदर है तो वो वाली प्रॉपर्टी याद करो आप कि अगर 1 से लेकर या ए से लेकर बी तक जाना है तो टूट टूट के जा सकते हैं भाई, बीच बीच में रुक रुक के जा सकते हैं और रुकेंगे वो डिपेंड करेगा फंक्शन पर। खैर क्वेश्चन की बात करते हैं सीधा। अब ये मॉड्यूलस के अंदर है भाई, हम ये जानते हैं कि अगर मॉड्यूलस के अंदर कोई चीज है तो मॉड्यूलस के अंदर अगर कोई चीज है तो वो एज इट इज खुलेगी अगर अंदर की चीज पॉजिटिव है, और नेगेटिव खुलेगी अंदर की चीज अगर 0 से छोटी है यानी नेगेटिव है। तो आप ध्यान से देखें कि तो अंदर वाली जो क्यूबिक है उसे बाहर निकाल लो भाई। वो लिखी हुई है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। एक्स कॉमन लेने पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये हो जाएगा x टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 2। तो यहां पर 3 रूट आपको नजर आ रहे हैं भाई। एक रूट तो नजर आ रहा है 0 1 और 2, तो 0 1 और 2 ये 3 रूट नजर आ रहे हैं। अब बड़े से बड़े रूट के बाद ये पॉजिटिव होगा कौन, ये पूरा क्यूबिक, ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो वो कह रहा है -1 से 2 जाना है तो -1 तो पीछे पड़ेगा। 0 के पहले हमेशा ये नेगेटिव रहेगा हमेशा, और -1 पीछे पड़ेगा तो -1 से 0 तक तो नेगेटिव खुलेगा। तो -1 से आई से कह लेते हैं, तो -1 से 0 तक तो ये नेगेटिव खुलेगा। इसका नेगेटिव एक नेगेटिव लग के खुलेगा तो ये एज इट इज नहीं खुलेगा, नेगेटिव लग के खुलेगा। तो ये खुलेगा 3x स्क्वायर, जो पॉजिटिव का उसे नेगेटिव कर रहा हूं, जो नेगेटिव का उसे पॉजिटिव कर चुका हूं, -x क्यूब माइनस 2x। अब 0 से 1, -1 से चलना है 2 तक, -1 से 0 हो गया। अब 0 से 1 चलूंगा फिर 1 से 2 चलूंगा, 0 से 1 चलूंगा और फिर 1 से 2 चलूंगा। 0 से 1 पॉजिटिव यानी एज इट इज खुल जाएगा, तो ये खुल जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। और 1 से 2 फिर नेगेटिव खुलेगा तो फिर नेगेटिव टाइम्स खुलेगा, तो क्या खुलेगा 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 2x dx, ऐसा खुलेगा भाई। चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं, और मुझे लगता है ये बेहद आसान काम रहेगा इसे इंटीग्रेट करना। तो थोड़ा रंग बदलते हैं, आइए हो जाएगा इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट इज 0 एंड लोअर लिमिट इज -1 प्लस, ये हो जाएगा x की पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, अपर इज 1 लोअर इज 0, सबसे अच्छी। ये हो जाएगा x क्यूब माइनस एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर 1 से लेकर 2 तक। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। 0 पुट करेंगे तो अपर तो 0 ही आएगा, -1 पुट करेंगे तो -1 और -1 -2 -1/4 प्लस 1 पुट करेंगे तो 1 और -1 कट जाएगा, बचेगा 1/4, 0 पे 0 रहेगा। जब 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 8 -16/4 4 -4, अपर लिमिट माइनस लोअर जब पुट करेंगे 1 तो आएगा 1 और -1 कट जाएगा, माइनस का 1/4। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि 8 और -8 कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये आपका हो जाएगा -8 माइनस प्लस 9/4 10/4 11/4, 11/4 जो है वो आपका जवाब आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में सिर्फ एक डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी लगनी थी कि तुम मॉड्यूलस के साथ एक साथ -1 से 2 तक नहीं जा सकते, रुक रुक के जाना पड़ेगा, और वो हमने देख लिया कैसे कैसे रुक के जाना पड़ेगा। समझ आया होगा, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो भाई अपना जो अगला सवाल है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वो ये कहता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। एक रीजन दिया हुआ है, अब इस रीजन में एक बात तो ये कही गई है कि y 0 0 से बड़ा होगा, तो y 0 0 से बड़ा होगा। दूसरी बात कही गई है कि y लेस देन इक्वल टू √3x होगा, एक लाइन भी दी गई है। अच्छा ये भी कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होगा, तो एक सर्कल भी दिया हुआ है। तो अगर हम इसे प्लॉट करते हैं, ध्यान से देखने वाली बात है अभी, अगर हम इसे प्लॉट करते हैं तो ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर एक तो उसने हमें सर्कल दिया हुआ है, अब सर्कल दिया हुआ है, अब जो सर्कल दिया हुआ है
अगर आप ध्यान से देखें तो वो सेंटर 0,0 रेडियस 2 का सर्कल दिया हुआ है, ये पॉइंट 2,0 हो जाएगा, ये 0,2 हो जाएगा, ये -2,0 हो जाएगा, ये 0,-2 हो जाएगा। ये आपका ओरिजिन हो गया। अच्छा, ये y इज इक्वल टू √3x एक लाइन है जो इस तरीके से ओरिजिन से पास करेगी, और √3 स्लोप है तो 60 डिग्री एंगल बनाते हुए लाइन पास करेगी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लाइन जो है वो इस तरीके से निकल जाएगी, 60 डिग्री बनाते हुए निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। तो आपको y0 है 0 से बड़ा, तो ये हिस्सा y0 0 से बड़ा, तो ये लाइन कह रही है ऊपर रहो। सर्कल इनइक्वालिटी लेस देन है तो कह रहा है अंदर रहो, लाइन इक्वालिटी है तो कह रहा है कि नीचे रहो। तो आपको ये वाला शेडेड पोर्शन जो है ये मिल जाएगा, ये एरिया आपको निकालना है। और इस एरिया में आपके स्ट्रिप पहले 0 से इस पॉइंट तक, ये पॉइंट निकालो, ये पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट निकालना जरूरी है। तो लाइन को उठा के, ये लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन है, लाइन को उठा के सर्कल में डाल दो, तो y की जगह √3x डाल दो, तो 3x² + 4x² 4x² = 4x² = 1x + -1 हो जाएगा। तो -1 तो पीछे चलो, 1 के आगे की बात कर लो तो पॉइंट 1 रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट जो रहेगा भाई, ये थोड़ा सा मैं हटा लेता हूं, आपको शेडेड पोर्शन पता लग गया। अब ये जो पॉइंट रहा होगा ये 1 रहा होगा, 1,0, तो 0 से 1 तक तो लाइन चलेगी, और 1 से 2 तक पैराबोला से जो माफ कीजिएगा सर्कल से सर सटा के कौन चलेगी, स्ट्रिप चलेगी। तो ये एरिया आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक, तो ऐसी एक प्यारी सी स्ट्रिप चलेगी y × dx, और y × dx y1 × dx प्लस 1 से लेकर 2 तक चलेगी y2 × dx, वो स्ट्रिप यहां हो जाएगी, वो वाली स्ट्रिप यहां हो जाएगी। और y1 यानी हाइट y रहेगा लाइन का, और इसमें y रहेगा किसका, सर्कल का। ये हो जाएगा 0 से 1, y1 यानी लाइन का, y कितना है √3x dx, प्लस y2 किसका, सर्कल का, कितना हो जाएगा √4 - x², 1 से लेकर 2 तक √4 - x² dx। वैसे तो सीबीएसई ने इन और आईएससी ने भी इन फॉर्मूलाज को हटा दिया था, मुझे लगता नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, स्टिल उसने सैंपल पेपर में दिया है तो गॉड नोज आ जाए। तो आई आ जाएगा आपका √3x²/2, अपर 1 है लोअर 0 है, √4 - x², तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा x/2 √4 - x² प्लस a²/2, तो a तो 2 है, 2² 4/2 2 आ जाएगा, और आ जाएगा sin इनवर्स x/2, ऐसा आ जाएगा भाई फॉर्मूला। और लिमिट जो इसमें दी हुई है वो दी हुई है 1 से लेकर 2 तक। तो जब आप यहां लिमिट यूज करेंगे, 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर 0 पे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ √3/2, प्लस जब अपर डालेंगे 2 का स्क्वायर, 2 लिमिट जब डालेंगे 2 का स्क्वायर 4 - 4 0 ड्रामा 0 2/2 1 sin इनवर्स 1 19 × 2 180, तो पाया आएगा बेटा, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, लोअर डालोगे 1 तो ये आएगा 4 - 1 √3 1/2 √3 √3/2 हो गया बेटा। ये 1 डालोगे तो 1/2 sin इनवर्स 1/2 होता है 13 × 2 60 π/3 हो गया बेटा, ऐसा हो गया। तो √3/2 और -√3/2 कटता नजर आ रहा है, पाई माइनस π/3 बेटा 2π/3, तो 2π/3 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द डिजायर्ड एरिया जिसकी आप चाहत रखते थे। तो मैं उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आई होगी। और √a² - x² का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बस सिंपल एग्जीक्यूशन है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ भाई। तो ये अपने, अच्छा ये तो हमने अभी किया, ये चॉइस में था भी सवाल भाई, कितना शानदार बेहतरीन एकदम तगड़ा सवाल है, देखते हैं। इजी जिसे कहते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 to 0। भाई एक प्लेन दिया हुआ है आपको, अब इस प्लेन पर एक पॉइंट ने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप किया भाई, ऐसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो पॉइंट जो रहा है वो 1 to 0 रहा है, मान लो P रहा है वो। और ये जो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, ये प्लेन की इक्वेशन आपको दी हुई है 2x, माफी चाहूंगा भाई, x -3y + 2z = 9 या -9 = 0। कैसे करेंगे भाई, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, ये निकालना है, और यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, यानी q निकालना और p q निकालना। बहुत आसान है। कैसे भाई, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये लाइन और ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है, तो प्लेन का नॉर्मल निकाल लो। तो प्लेन का जो नॉर्मल हो जाएगा
धीमे धीमे बातों को समझिएगा। वो हो जाएगा प्लेन का नॉर्मल एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है, वो हो जाएगा आई कैप -3j कैप + 2k कैप। हो गया। अब आप इस लाइन पी क्यू की इक्वेशन निकालने के लिए सक्षम हो गए। कैसे भाई? पी क्यू की इक्वेशन कैसे निकलेगी? किसी लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट और डायरेक्शन चाहिए होता है। पॉइंट ये रहा, डायरेक्शन ये रहा, तो इक्वेशन हो जाएगी x - x1 y - y1 z - z1 अपॉन एबीसी डायरेक्शन रेशियोज 1 - 3 2। अब इस लाइन की इक्वेशन आ गई बेटा। अब इस लाइन पर एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकाल लो। एनी पॉइंट, इस लाइन की इक्वेशन आगे, इस लाइन पर एनी पॉइंट निकाल लो, और वो एनी पॉइंट ये वाले पॉइंट मानना, ये वाला पॉइंट मानना। एनी पॉइंट इस लाइन पर एनी पॉइंट ये वाला मानना, ये वाला जो प्लेन को टच कर रहा है। तो कैसे निकलेगा एनी पॉइंट? इसे इज इक्वल टू लैम्डा मान लो, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी λ+1, y की वैल्यू आ जाएगी -3λ+2 और z की वैल्यू आ जाएगी 2λ। xyz निकल के आ गए। अब ये जो xyz है बेटा, ये एनी पॉइंट ऑन द लाइन है, इस लाइन पर एनी पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट यही है। तो अगर यही पॉइंट है, वो पॉइंट यही है, यानी ये पॉइंट दिया हुआ है λ+1, -3λ+2, 2λ, ये दिया हुआ है। अब ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट Q जो है, ये तो प्लेन पे भी सेटिस्फाई करता है, ये पॉइंट प्लेन में भी सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट Q तो लाइन के साथ साथ प्लेन पर भी है, तभी तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पड़ेगा। तो ये पॉइंट तो प्लेन में भी सेटिस्फाई करेगा। x की जगह λ+1 -3 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा प्लस का 9λ माइनस का 6 प्लस हो जाएगा 2λ इंटू 2 कितना हो जाएगा 4λ -9 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9 4 13 और 1 14 और 9 6 15 और 1 14। लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी भाई। लैम्डा 1 आ गया, लैम्डा आ गया, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा 1 आ गया बेटा। एज सून एज आपके लैम्डा की वैल्यू 1 मिल गई, उठा के डाल दो, 1 + 1 2 हो जाएगा। 1 मिल गई, माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 3 + 2 माइनस का 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ये पॉइंट पता लग गया। अब वो कह रहा है दूरी और बता दो, हेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकल जाए तो डिस्टेंस और बता देना। तो डिस्टेंस तो बता ही देंगे, अंडर रूट के अंदर 2 - 1 का स्क्वायर 1, -1 - 2 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 9 4 13 और 1 14, √14 यूनिट्स। √14 यूनिट्स जो है वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा पी क्यू का। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अपना अगला और इस सैंपल पेपर का आखिरी क्वेश्चन, उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है, जरा सुनिए। तो ये जो आखिरी क्वेश्चन हमारा आया था भाई, तो ये आखिरी क्वेश्चन कहता है, एन इंश्योरेंस कंपनी बिलीव्स दैट, पहले थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और करते वक्त जो है वो छोटा कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी। एन इंश्योरेंस कंपनी बिलीव्स दैट the people can be divided into two categories, two classes, those who are accident prone and those who are not, who are accident prone, those who are accident prone and those who are not accident prone and those who are not। ठीक है भाई, ये चीज दोबारा लिखनी है, ये गलती हो गई भाई हमसे, है ना, ये हम ही हैं लिखने वाले। those who are accident prone and those who are not, the company's statistics shows that an accident prone person will have an accident at some times within a fixed 1 year period with probability 0.6, whereas this probability is 0.2 for those who are not accident prone. The company knows that 20% of the population is accident prone। क्या मतलब हुआ? देखिए, आपके घर में और मेरे घर में भी दो प्रकार के लोग रहते हैं, दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो वो जो बाहर निकलते हैं, सड़क पर चलते हैं, काम करते हैं, सारे काम कर रहे हैं। एक वो लोग जो काम कर रहे हैं, उनसे बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वो घर से कर रहे हैं। तो जो सड़क पर निकल रहे हैं, कंपैरिजन काम करने का नहीं है, वो घर रह के भी बहुत अच्छा हो सकता है, कंपैरिजन सड़क पर निकलने का हो रहा है। तो जो सड़क पर निकल रहे हैं वो एक्सीडेंट प्रोन है, क्योंकि उनके दाएं बाएं से कभी भी जो है वो, मतलब तुम समझ रहे हो, कोई भी आ सकता है। पता लगा 2 घूंट पी के आया और तमंचे पे डिस्को करा के चला गया, तो वो एक्सीडेंट प्रोन है जो सड़क पर निकले। बट जो घर से काम कर रहे हैं वो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है। तो इस बात का ये मतलब हुआ। तो दो क्लासेस होती हैं, एक्सीडेंट प्रोन जो सड़क पर चल रहे हैं, उनकी मजबूरी है, उनका काम है, उन्हें चल के जाना पड़ेगा। बट कुछ लोग घर से ही काम कर लेंगे और घर से काम होता है, बहुत अच्छे से होता है। तो दोज हु आर नॉट एक्सीडेंट प्रोन, तो वो लोग हैं। द कंपनीज स्टैटिस्टिक्स shows that an accident prone person will have an accident at some times। अब जो एक्सीडेंट प्रोन है, उनका
उनका एक्सीडेंट हो जाए एक साल के अंदर, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, और जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है उनका भी एक्सीडेंट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। कभी तो निकले होंगे घर से। द कंपनी नोज दैट 20% जो है वो एक्सीडेंट प्रोन है। तो पहला पार्ट ये कहता है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर, एक इंश्योरेंस कंपनी है तो एक पॉलिसी होल्डर आया आया आते जाते जाए ठुक गया, पॉलिसी ली साल के अंदर अंदर ठुक गया। What is the probability that a new policy holder will have an accident within a year of purchasing a policy? पॉलिसी ली, चला, ठुक गया साल के अंदर ही अंदर, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो ये है बेस्ड, ये है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मैंने बताया था, गेंद निकाली, गेंद लाल हो जाए, गेंद लाल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? गेंद हरी है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? आप गए, आपने एक बोल्ट उठाया, बोल्ट डिफेक्टिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? आदमी ट्रेन से जा रहा है, बस से जा रहा है, लेट हो गया, लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये सारी इसमें है, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट? एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसे कहते हैं टोटल लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। कैसे? एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी तो हो सकता है वो एक्सीडेंट प्रोन हो और एक्सीडेंट प्रोन ना हो। तो जब हम जानते हैं वो एक्सीडेंट प्रोन है तब चोट लग जाए, या फिर जब हम जानते हैं कि वो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है तब चोट लग जाए। चोट तो दोनों के लग सकती है, क्योंकि एक्सीडेंट प्रोन की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, इसकी 0.2 है। तो ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, पहले आप ये समझिए। दूसरा क्या कहता है? सपोज दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर, वो कह रहा है कि हम जानते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है। सपोज दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन 1 year ऑफ परचेसिंग ऑफ पॉलिसी, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी इज एन एक्सीडेंट प्रोन? अब हम जानते हैं कि लाल है, हम जानते हैं लाल है, ये बैग 1 से उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, दैट इज बेस्ड थ्योरम P of E by A। हम जानते हैं व्यक्ति लेटा है, ट्रेन से आया, उसकी प्रोबेबिलिटी। हम जानते हैं बोल्ट डिफेक्टिव हो, मशीन बी ने मैन्युफैक्चर करा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? हम जानते हैं उसका एक्सीडेंट हो गया। वी नो, सपोज दैट द पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट within a 1 year of purchasing of policy, what is the probability that he or she is accident prone? बात समझ आई होगी आपको। अब मान लो ए है एक्सीडेंट होना, E1 है एक्सीडेंट प्रोन, और E2 है नॉट एक्सीडेंट प्रोन। बात तो समझ में आती है। तो पहला ये कह रहा है कि एक्सीडेंट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P ऑफ ए, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, P ऑफ E1 P ऑफ A by E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A by E2। मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं। एक्सीडेंट प्रोन होने की प्रोबेबिलिटी, जब मैं जानता हूं एक्सीडेंट प्रोन है तब उसका एक्सीडेंट हो जाए, या फिर एक्सीडेंट प्रोन नहीं है, वो घर से काम कर रहा है, और जब मैं जानता हूं वो घर से काम कर रहा है फिर भी उसका एक्सीडेंट हो जाए। कभी कर रहा, कभी तो व्यक्ति सड़क पर निकलते ही, तो ऐसे निकलेगा ये। तो ये हो जाएगा P ऑफ E1 यानी एक्सीडेंट E1, एक्सीडेंट प्रोन की प्रोबेबिलिटी। तो एक्सीडेंट प्रोन की जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है P ऑफ E1 दिया हुआ है, और ये आपको P ऑफ E2 दिया। नहीं, ये एक मिनट, वो ये कह रहा है कि मैं जानता हूं, वो कह रहा है कि मैं जानता हूं कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सीडेंट प्रोन। तो E1 है एक्सीडेंट प्रोन हो रहा, तो एक्सीडेंट प्रोन होने की प्रोबेबिलिटी है P ऑफ E1, तो 20%, 20/100, ये है P ऑफ E1। और जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है वो है 80%, 80/100, तो ये 2/10 और ये 8/10। ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि वो एक्सीडेंट प्रोन है, हम जानते हैं वो एक्सीडेंट प्रोन है, फिर भी उसका एक्सीडेंट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। will have an accident, the company's statistics shows that an accident prone person will have an accident at some time within a fixed year with a probability this। तो वो एक्सीडेंट प्रोन है और फिर भी उसका एक्सीडेंट हो जाए, हम जानते हैं वो एक्सीडेंट प्रोन है, फिर भी उसका एक्सीडेंट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। और ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है P ऑफ A by E2। हम जानते हैं वो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है, फिर भी उसका एक्सीडेंट हो जाए। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। अब P ऑफ E1 कितना हो जाएगा भाई आपका? 2/10। जब हम जानते हैं वो एक्सीडेंट प्रोन है तब भी उसका एक्सीडेंट हो जाए 0.6, 0.6 को हम 6/10 लिख लेते हैं, प्लस P ऑफ E2 कितना हो जाएगा? 8/10 इंटू P ऑफ A by 2। जब मैं जानता हूं एक्सीडेंट प्रोन है ही नहीं, फिर भी एक्सीडेंट हो जाए, सर 2.2 था तो 2/100 हो जाएगा।
और 2/10 हो जाएगा, 0.2 था। ये हो जाएगा नीचे तो 100 है, हो जाएगा 12 और 16 28 28 28/100। ये हो जाएगा आपका 7/25। 7/25 जो है वो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। अच्छा सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखिए सेकंड पार्ट ये कहता है, सेकंड पार्ट सुनिएगा जरा, सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट ये कहता है कि हम जानते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, अब वो हम जानते हैं उसका एक्सीडेंट हो चुका है। सपोज दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट, हम जानते हैं उसका एक्सीडेंट हो गया 1 साल के अंदर अंदर, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ही और शी इज एक्सीडेंट प्रोन, वो एक्सीडेंट प्रोन था, तो एक्सीडेंट प्रोन को हमने E1 माना हुआ है, तो हमें निकालना है P ऑफ E1/A। मैं जानता हूं एक्सीडेंट हो गया, वो E1, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक्सीडेंट प्रोन हो। एक्सीडेंट प्रोन होने की प्रोबेबिलिटी जब जब हम ये जानते हैं कि एक्सीडेंट हो चुका है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा P ऑफ E1 P ऑफ A/E1। अब बेस थ्योरम है ये साफ साफ, P ऑफ E1 P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A/E2, और सारी वैल्यूज जो हैं वो आपके पास दी हुई हैं। P ऑफ E1 कितना दिया हुआ है भाई, 2/10। P ऑफ A/E1 कितना दिया हुआ है, P ऑफ A/E1 आपको दिया 0.6 यानी 6/10 अपॉन, एक तो ये रिपीट कर जाएगा 2/10 इंटू 6/10 प्लस P ऑफ E2 कितना दिया हुआ है 8/10 इंटू P ऑफ A/E2 कितना दिया हुआ है, P ऑफ A/E2 दिया हुआ है 2/10, तो ये नीचे वाला 10 100 100 बन के चला जाएगा, ये हो जाएगा 12 और 12 प्लस 16 हो जाएगा 28, तो 2 4 4 3 4 7 3/7, 3/7 जो है वो इस बात की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि जब हम जानते हैं कि वो एक्सीडेंट प्रोन है, जब हम जानते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, नीचे ए आएगा, एक्सीडेंट हो चुका हम जानते हैं, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो एक्सीडेंट प्रोन हो। सड़क पर एक आदमी पड़ा और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो एक्सीडेंट प्रोन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/7 होगी। तो उम्मीद करता हूं सैंपल पेपर में कराए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे। कंप्लीटली सैंपल पेपर हमने सॉल्व किया है, कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा। तो तब तक आप पढ़ते रहिए और मिलते हैं नए सैंपल पेपर में। थैंक यू सो मच।